कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अलीम्स रियल एकेडमी। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने रोटेशनल डायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था। अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैंने इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सर्कुलर मोशन के बचे हुए सारे टॉपिक को डिटेल में समझना है तो आपको आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखना होगा। लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने देखा रोटेशनल डायनेमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड रोटेशनल मोशन, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के बेसिक टर्म्स को स्टडी किया, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमने इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह हमने देखा था एंगुलर वेलोसिटी और हमने इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, और हमने देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। हमने ये टॉपिक तो देखा ही था, साथ में इनकी डायरेक्शन भी देखी थी बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये कहता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी। अगर इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज है और मैं राइट हैंड के कर्व फिंगर को इस सेंस में रखता हूँ तो जो थंब्स है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हम एंगुलर एक्सेलरेशन को अलग स्टडी करेंगे, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है इन एंटीक्लॉकवाइज सेंस में और इसका जो एक्सेलरेशन होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होती है, और मैं अगर कर्व फिंगर को इस सेंस में रखता हूँ तो जो थंब्स है ये मुझे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगा। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और ये इसका सेंस ऑफ मोशन है, और इसे मैं अगर कर्व फिंगर को अगर इसके डायरेक्शन में रखता हूँ और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी जो वेलोसिटी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रही है, तो जो थंब्स की डायरेक्शन है इसके अपोजिट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। हमने ये भी देखा था जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इसकी दो वेलोसिटी होती है, एक होती है इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एक होती है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है और इनमें एक रिलेशन होता है v = r ओमेगा। ये रिलेशन को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा v वेक्टर = ओमेगा वेक्टर इंटू r वेक्टर। आपको अगर ये रिलेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको इसी तरह लिखना होगा। अगर आप इसे इस तरह लिखते हैं तो ये रॉन्ग होगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब कुछ स्टडी किया था, यानी हमने सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, और साथ ही साथ इस पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस है इसकी स्टडी करेंगे, यानी हम सर्कुलर मोशन का डायनेमिक स्टडी करेंगे, डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटीक्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा
वो अलॉन्ग द टेंजेंट होगा। इसी तरह ये पॉइंट पे इसका लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इसी तरह यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा और इस पोजीशन पे इस डायरेक्शन में। हर पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी होगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट पे लगने वाले एक्सीलरेशन को हम स्टडी करेंगे। इसलिए सर्कुलर मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन है और जो एक्सीलरेशन बॉडी पे एक्ट होगा यह अलोंग द रेडियस होता है, इसलिए इसे हम रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। साथ ही साथ इसकी जो डायरेक्शन होती है ये टुवर्ड्स सेंटर होती है। अगर कोई टुवर्ड्स सेंटर होता है इसे हम टेक्निकल वर्ड में सेंट्रीपिटल कहते हैं, इसलिए हम एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं और ये होता है v²/r। जैसा आपको पता है v इक्वल टू होता है r ओमेगा। अगर मैं v को r ओमेगा के फॉर्म में लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला होगा r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r कट होगा तो इसका फॉर्मूला होगा r ओमेगा। इसी तरह अगर मैं इसे r के फॉर्म में लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला होगा v ओमेगा। जैसा कि हमारे न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में कहा था, जब आपको किसी बॉडी को एक्सेलरेशन देना है तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, बिना फोर्स के आप इसे एक्सेलरेशन नहीं दे पाओगे। सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए हमें इसमें फोर्स भी स्टडी करना होगा। साथ ही साथ न्यूटन ने यह भी कहा था जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा वो होगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए हम इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं Fc से। और न्यूटन सेकेंड लॉ से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस फॉर्मूले में हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐड करते हैं तो हमें फोर्स मिलेगा mv²/r और इसका एक फॉर्म होगा mr ओमेगा स्क्वायर और थर्ड फॉर्म होगा mv ओमेगा। सेंटीमीटर फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे लिखना होगा -mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो सेंटीमीटर की जो डायरेक्शन है और जो रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर होती है और सेंटीमीटर की जो डायरेक्शन होती है अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर होती है। इन दोनों फोर्सेस और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम इधर माइनस ऐड करते हैं। इसलिए हमने इसमें यह देखा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो इस पर एक फोर्स एक्ट होता है, इसे हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। तो हम इसका पहला पॉइंट लिखते हैं, इट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल which is along the radius of circle and directed toward center। अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इस पर जो फोर्स एक्ट होता है हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और वो जो फोर्स होता है ये खुद बॉडी का नहीं होता। आप ध्यान से सुनिए, जब जो बॉडी पे जो फोर्स एक्ट होता है वो इसका खुद का नहीं होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल से। अगर एक स्ट्रिंग है, अगर आप इसे एक एंड पे एक ऑब्जेक्ट टाइट करते हैं और इसे घुमाते हैं तो जो ये ऑब्जेक्ट है
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ये केस में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है। ये केस में इसको जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्ट्रिंग का जो टेंशन है ये प्रोवाइड करेगा, इसलिए T इक्वल टू होगा m²/r। इसी तरह ये हमारी अर्थ है। जैसा आपको पता है अर्थ के अराउंड में मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है। ये केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ और मून प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mv²/r। इसी तरह आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है। ये केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है mv²/r। इसी तरह हम देखते हैं अगर आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं और आप एक कर्व पाथ से कार को लेके जाते हैं तो जो कार है वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है। ये केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर और एंड रोड सरफेस में जो फ्रिक्शन होता है वो प्रोवाइड करेगा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स होता है m²/r। इसलिए हम सेकेंड पॉइंट लिखते हैं इट इज नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। थर्ड पॉइंट इट इज अ रियल फोर्स। आपने 11 में स्टडी किया था रियल फोर्स। रियल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसके लिए आपको ओरिजिन की भी ज़रूरत होती है और सोर्स की भी। ये केस में ओरिजिन इसका सेंटर है और सोर्स इसका स्ट्रिंग है। साथ ही साथ इस केस में इसका ओरिजिन सेंटर है और इसका सोर्स अर्थ है। तो हर केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है ये प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक रियल फोर्स है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इट अराइजेस इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पॉइंट को हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। हर बार ऐसा तो नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट खुद सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, कई बार ऐसा भी होगा कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस पर बैठा हुआ है। इन दैट केस जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा और जो बॉडी इस पे बैठी हुई है इस पे जो फोर्स एक्ट होता है हम इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आइए देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। न्यूटन सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट के बाद कई टाइम के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल का जन्म हुआ। न्यूटन जो सेकेंड लॉ है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड है। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है और कहाँ से सब कुछ देख रहा है। ऑब्जर्वर के दो फ्रेम होते हैं। अगर ऐसा फ्रेम जिसका एक्सीलरेशन 0 है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम इस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सीलरेशन 0 नहीं है यानी वेलोसिटी चेंजिंग है, हम इस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है और
नॉन इनर्शिया फ्रेम में इनवैलिड होता है। हम नॉन इनर्शिया फ्रेम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज सूडो फोर्स। आपने 11 में स्टडी किया था, ऐसा फोर्स जिसका ओरिजिन और सोर्स हमें पता नहीं होता, हम इसे सूडो फोर्स कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बैठा होगा तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, और इस पे जो फोर्स एक्ट होता है एक इमेजिनरी फोर्स है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, इसलिए इसकी डायरेक्शन होती है इट इज अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। आइए सेंट्रीफ्यूगल को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये एक कार है जो कर्व रोड पे मोशन कर रही है, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसमें आप बैठे हुए हैं। सर्कुलर मोशन करने की वजह से कार पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा और आप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। जब कार लेफ्ट साइड टर्न मारेंगी तो आप राइट साइड में चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप हाफ बकेट ऑफ वाटर लेते हैं और इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन देते हैं तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की वजह से बकेट पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा और वाटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से जो वाटर है आपके ऊपर नहीं गिरेगा। इसी तरह हम देखते हैं ये एक डिस्क है जो इस एक्सिस पे रोटेट हो रही है। अगर मैं इस डिस्क पे एक कॉइन रखता हूँ, डिस्क के रोटेट होने की वजह से कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसलिए इस कॉइन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा और कुछ टाइम बाद वो अवे फ्रॉम सेंटर चला जाएगा। जैसा कि आपको पता है वॉशिंग मशीन में ड्रायर होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है इसमें क्लॉथ्स होते हैं और क्लॉथ्स के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। जब क्लॉथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इस टाइम इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है और क्लॉथ पे सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम सेंटर चले जाते हैं और ये जो क्लॉथ है जल्द से जल्द सूख जाता है। आज के इस लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन का डायनेमिक स्टडी किया और इसमें देखा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टीज होंगी तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।